एपिसोड की शुरुआत में नेडी और नोएले के बातचीत से रेबेका को यह पता चल जाता है कि नोएले भी आस्था के प्यार में पूरा डूब चुकी है और सोचने लग जाती है जो उसके साथ हमेशा वक्त बिताती है उसे छोड़ मेरा चांस कैसे आ सकता है। उस तरफ कप्तान चार्लोटे और यामी की बातचीत से पता चलता है वह तो कप्तान यामी को पहले से ही अपना दिल दे बैठी है, लेकिन इस बात पे वह उसके सामने इजहार नहीं कर पा रही है क्योंकि वह सोचती है वह एक निकम्मे इंसान को कैसे अपना दिल दे सकती है और उसकी छोटी बहन क्या सोचेगी जो हमेशा मर्दों से नफरत करती है। यह सोचते हुए बहुत शर्मा जाती है और उधर कप्तान यामी उसको ये बोलते हैं, तुम यदि इतनी सख्त रही तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। ये सुन कप्तान चार्लोटे का गाल टमाटर जैसे लाल हो जाता है। उधर कप्तान नोजल बोलते हैं, यही सब मेंबर्स कैपिटल के हमले में मास्टरमाइंड है और हमें इनको दिखाना है कि हमारे किंगडम पर हमला करने का अंजाम क्या होगा। फिर वे तीनों लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और एक एक कर शुरू हो जाते हैं। पहले राइया कप्तान चार्लोटे पर, फिर वेट्टो कप्तान जैक पर और कप्तान नोजल के साथ फाना लड़ाई करते हैं और अपना मैजिक से अपना अपना करतब दिखाते हैं। उधर उन सब की लड़ाई देख सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये कैसी लड़ाई हो रही है, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ धूल ही धूल नजर आ रहा है। तभी कप्तान यामी लड़ाई की लाइव कमेंट्री करने लगते हैं कि कैसे चार्लोटे और नोजल लड़ाई कर रहे हैं। तभी आस्था उनसे पूछता है आपको क्या सब दिखाई दे रहा है। तभी कप्तान यामी बोलते हैं सब कुछ, और आगे बोलता है अपना की का इस्तेमाल कर और फिर देखने की कोशिश कर। और फिनराल से पूछते हैं क्या उसका मैजिक पावर रिचार्ज हुआ, उसकी टेलीपोर्टेशन पावर की जल्द ही जरूरत पड़ेगी। उधर लिस्ट सोच रहा होता है ये सभी कप्तान ताकतवर है लेकिन ये थर्ड आई का मुकाबला नहीं कर सकते जिसके अंदर माना की देन है, लेकिन एक मामूली सा कमनर जिसके पास कोई माना नहीं है उसके पास वह ग्रिमोर कैसे आ गई। मुझे उससे वह ग्रिमोर जल्द से जल्द लेना होगा। तभी ऊपर से एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलता है और उसमें से कप्तान यामी लिस्ट पर अचानक से हमला कर देते हैं, लेकिन तभी लिस्ट ऊपर देख बोलता है मुझे पता था तुम यही करोगे, और अपना सबसे खतरनाक लाइट मैजिक कप्तान यामी के ऊपर तान देता है। तभी राइया बोलता है हमारे मास्टर को कम मत समझो, लेकिन तभी लिस्ट के साइड से आस्था आ जाता है और उसे देख सभी शॉक में ये क्या, ये बच्चा कहां से लड़ाई के बीच में आ गया। और उधर लिस्ट सोचता है ये मुझे पता नहीं चला कि ये इतने मेरे पास पहुंच चुका है क्योंकि इसके अंदर कोई माना नहीं है और इसलिए मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। और कप्तान यामी सोचते हैं उसने अपने की से तुम्हारे जगह का पता लगा पाया बेवकूफ, मैंने आस्था के ऊपर भरोसा कर ही तुम पे हमला किया था। और तभी आस्था अपने तलवार से ही उस लिस्ट के पेट में दे मारता है और ऊपर से कप्तान यामी अपने डार्क मैजिक से लिस्ट को हिट कर उसे जमीन पर धड़ाम से गिराता है और सब एक साइड पे चले आते हैं। सभी उधर शॉक में ये क्या हो गया। और कप्तान जैक सोचता है इस आस्था के बच्चे ने तो सारा लाइमलाइट ही ले लिया। तभी फिनराल बोलता है यही सही मौका है जब वे तीनों उनसे लड़ाई कर रहे हैं, हमें जाकर उस लिस्ट को मार देना चाहिए। लेकिन तभी लिस्ट के अंदर से कोई बाइंडिंग हुआ स्पेल खुल जाता है और उसके साथ ही अपना आपा खो देता है। और उधर राइया बोलता है ये आस्था की जादू के खत्म करने की तलवार से लिस्ट के अंदर की जादू जो हमने सील करके रखी हुई थी वह खुल चुकी है। तभी लिस्ट हवे पे उड़कर आस्था से बोलता है तेरे पास वह ग्रिमोर कैसे आई, वह दो तलवार जो मेरे मास्टर की है उसको वापस कर। तभी कप्तान नोजल सोचता है मास्टर, क्या इसके ऊपर भी और कोई मास्टर है। तभी आस्था बोलता है तुम क्या बोल रहे हो पता नहीं, लेकिन ये ग्रिमोर मेरा है। उसकी बात सुन लिस्ट गुस्से से अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगता है और उसके प्रभाव से चारों ओर भूकंप आना शुरू हो जाता है और बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। इसे देख सब शॉक में, ऐसी ताकत किसी इंसान में कैसे हो सकती है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह जगह फट जाएगा और सब उसमें ही धंसकर कचुम्बर बन जाएंगे। और फिनराल सोचता है यदि मुझे पहले पता होता कि यह जगह इतनी खतरनाक होने वाली है तो मैं इधर कभी नहीं आता। उधर थर्ड आई सोचने लगते हैं ये पावर हमने किसी और जगह इस्तेमाल करने के लिए बचा के रखी है, अगर इधर इस्तेमाल हो गई तो लिस्ट मुसीबत में पड़ जाएंगे। और तभी वह तीनों मिलकर अपना स्पेल इस्तेमाल करते हैं, उसके पावर को फिर से सील कर देते हैं और उसके साथ लिस्ट बेहोश हो जाता है। उधर से राइया वाल्टोस को पकड़कर ले आता है और सभी बोलते हैं इस बार तुम जीत गए लेकिन अगली बार नहीं जीत सकते, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना हम आई ऑफ दी मिडनाइट सन है जो तुम सबको हमेशा देख रहे हैं। और उधर से चले जाते हैं और उधर सब सोच रहे होते हैं कि ये लोग इतने ताकतवर है कि इतने ताकतवर जादू को सील कर पाए।
उनको सिर्फ माना की देन नहीं पर जादू को कंट्रोल करना भी सही तरीके से आता है। तभी आस्था भी खुश होता है कि वह जीत चुके हैं और वही धड़ाम सी नीचे गिरता है। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, लगता है अपना लिमिट से ज्यादा मेहनत कर दी है उसने। उस तरफ कप्तान नोजल सोचते हैं ये आस्था का बच्चे में कुछ तो बात है। उधर कप्तान चार्लोटे सोच रही होती है कि हमें एक से मुकाबला करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये कप्तान यामी हमारे आने से पहले ये तीनों से कैसे लड़ रहे थे। कितने ताकतवर है वह अपना ताकत कभी किसी को नहीं दिखाते, इसलिए मेरा दिल ना चाहते हुए भी उनके पास चला गया। दूसरे सीन में लिस्ट और वाल्टोस का इलाज चल रहा होता है और उधर खड़े हुए राडस बोलता है, यह ठीक नहीं हुआ। अगर उनको लिस्ट की असली पहचान के बारे में पता चल गया और इधर की जानकारी मिल गई तो हमारे प्लान के बारे में ठीक नहीं होगा। तभी राया बोलता है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा मुसीबत का काम है लेकिन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उधर जब आस्था का आंख खुलता है तो वह देखता है उधर मिमोसा उसे हील कर रही होती है और यूनो और क्लाउस भी उधर खड़े होते हैं। तभी क्लाउस बोलता है, हमें देर से जानकारी मिलने के कारण जब हम वहां पहुंचे तो वहां से मिडनाइट सन वाले जा चुके थे। तब मिमोसा बोलती है, तुम इतने थक और घायल हो चुके थे कि तुम एक दिन तक आराम करते रहे और क्लाउस ने तुम्हारे बहुत देखभाल की। तभी क्लाउस भी थोड़ा शर्मिंदा होता है और बोलता है, ये तो कुछ नहीं है। तभी नोएले बोलती है, सारे बच्चों को बचा लिया गया है और सिस्टर थेरेसा को भी होश आ चुका है। उस तरफ गौचे और सिस्टर फिर से बहस कर रहे होते हैं। फिर गौचे भावुक होके बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम मैरी का ख्याल रख सकती हो। तभी रूम के अंदर आस्था आ जाता है और मैरी उसे देख बहुत खुश होती है और इसे देख गौचे फिर कोमा में और फिर बोलता है, आज तो आस्था मेरे हाथ से जरूर मरेगा। फिर सिस्टर बोलती है, गौचे कभी नहीं सुधर सकता। उधर नोएले भी आ जाती है और आस्था को चलने के लिए बोलती है, लेकिन पहले आस्था नोएले को लेकर रेबेका का यहाँ जाता है और वहाँ खाना ठूसने लगता है और नोएले सोचने लगती है, लड़कों को क्या अच्छे खाना बनाने वाले ही पसंद आते हैं। और थोड़ी समय बाद कुछ बात पर नोएले और आस्था बहस करने लगते हैं। इसे देख रेबेका थोड़ा परेशान दिखती है कि उनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन अपने को संभालती है और आस्था के पास जाकर उसके गाल पे एक प्यारा सा चुंबन करती है और सोचती है, तुम जितना भी कोशिश कर लो लेकिन पहला चुंबन मेरी तरफ से। इसे देख नोएले मुंह फाड़ शॉक होती है। फिर रेबेका बोलती है, लुकास को बचाने के लिए शुक्रिया। उस समय आस्था की घंटी बजी पड़ी होती है। सीन चेंज होता है। ब्लैक बुल्स बेस के अंदर सब हंसी खुशी खाने का प्रतियोगिता कर रहे होते हैं। तभी एक चिट्ठी आती है और उसे पढ़ते ही कप्तान यामी बोलते हैं, जादूगर के राजा ने आस्था को बुलाया है। कल सभी कप्तानों का एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसमें आस्था को भी आने को कहा गया है। दूसरे सीन में राजा जूलियस मार्क्स से बोल रहे होते हैं, कल हमें उस गद्दार के बारे में पता चल जाएगा जिसने हमें धोखा दिया है और आस्था उसमें सबसे अहम रोल निभाने वाला है। अगली सुबह कप्तान यामी और आस्था उधर पहुंचते हैं और मार्क्स उनका स्वागत करता है और आस्था को अपने साथ ले जाता है और आस्था से बोलता है, तुम जिस बहादुरी से लड़े हो तुम्हें जरूर और एक स्टार मिलेगा। और उसे वहां के एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में लेके जाता है जहां दो लोग कैथरीन और गौड़े को कैद करके रखा गया होता है और फिर बोलता है, तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे जादू को खत्म करने वाले तलवार से उनके अंदर के सुरक्षात्मक उपकरण को खत्म कर सको और उनके जरिए हमें उन गद्दार के बारे में पता चल सके। हमें लगता है कि जो यह सब घटनाएं हुई है, किसी अंदर के मदद के बिना यह बिल्कुल संभव नहीं हो सकता और यह गद्दार कोई बड़े पद पे है, जैसे कि कोई दस्ते का कप्तान। इसे सुन आस्था शॉक हो जाता है। जब वे उधर इंटेरोगेशन रूम पहुंचते हैं तब उनको राजा जूलियस मिलते हैं। तभी वह आस्था से बोलते हैं, सिर्फ तुम ही हो जो इसका हल निकाल सकते हो। तभी आस्था में आता है जोश और तलवार लेकर उन दोनों के सर पे मारता है और उनके अंदर की जो सुरक्षात्मक उपकरण को खत्म करता है। और उसी वक्त मार्क्स अपना जादू चलाता है और उनके मेमोरी को चेक करने लगता है और उनसे कुछ सवाल जवाब करने लग जाता है। उधर और एक सीन पे एक रूम के अंदर सभी 7 कप्तान मौजूद होते हैं। तभी पर्पल ऑकस के कप्तान गुएल्ड्रे पोइजोट बोलता है, 4 कप्तान मौजूद होते हुए भी वह मिडनाइट सन वाले कैसे भाग गए। तभी कप्तान जैक बोलता है, वह तेरे जैसे चुंडा नहीं थे, वह काफी ताकतवर थे, तो होता तो वहां मुंह डालता। बात करता है, भाग कैसे गए। उस कॉन्फ्रेंस में कोरल पीकॉक की कप्तान डोरोथी उन्सवर्थ भी मौजूद होती है, जो हमेशा पता नहीं क्यों सिर्फ सोती रहती है
और एक्वाडियर का कप्तान रील बॉयस्मोटियन मौजूद होता है, जो उम्र में सबसे छोटा होता है। तभी कप्तान विलियम भी उधर आ जाता है और उसे देख कप्तान गुएल्ड्रे पोइजोट बोलता है, तुम हम सबसे सफल कप्तान हो, इसका राज क्या है? तभी वह बोलता है, मेरे सुरवीर की मेहनत ही मेरा सफलता का राज है। फिर उससे पूछता है, तुम बताओ तुम्हारा इतना अमीर होने का राज क्या है? इधर तुम ही खा पी कर मस्त दिखाई दे रहे हो। तभी वह बोलता है, ये मेरा कंपनी का सीक्रेट है। तभी उधर की गंभीर माहौल को हल्का करने कप्तान रील कप्तान यामी का नकल बनाता है और उसे देख कप्तान यामी भड़कता है और बोलता है, छोटा है तो यह मत समझ मैं तुझे नहीं मारूंगा, चुपचाप इधर बैठ नहीं तो तुझे इधर ही गाड़ डालूंगा। इसे सुन कप्तान रील चुप, और कप्तान डोरोथी उन्सवर्थ पर भी भड़कता है कि वह कैसे हर वक्त सोती रह सकती है। तभी मार्क्स पोर्टल से आता है और सभी को इंटेरोगेशन रूम आने के लिए बोलता है। उसके बाद सब इंटेरोगेशन रूम के अंदर सभी कप्तान एक लाइन में खड़े हुए होते हैं और तभी राजा जूलियस बोलते हैं, हमें पता चल गया है कि गद्दार कौन है और वह तुम में से ही एक है।